नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हुए हम ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है और गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग है कोर्स को कुछ कम करने की। तो कुछ कोर्स हो सकता है कि भविष्य में आपका जो कोर्स है, जो सिलेबस पाठ्यक्रम है, उसे कम किया जाए। फिर भी जो वर्तमान में पाठ्यक्रम है हम उसी पे चल रहे हैं और उसी के अनुसार हम धातु और अधातु का तीसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको धातुओं के भौतिक पूरे चैप्टर की समरी यही है। धातुओं के भौतिक गुणों के विषय में बताया गया, धातुओं के रासायनिक गुणों के विषय में बताया गया, जल से कैसे क्रिया करती हैं धातुएँ, और उसी तरह से अधातुओं के विषय में बताया गया और अधातुओं के रासायनिक गुण बताए गए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी बताई गई। सक्रियता श्रेणी में धातुओं की सक्रियता को घटते हुए क्रम में रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम होती है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। इसी क्रम में हम नीचे आते जाते हैं। और धातुओं की प्राप्ति हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए धातुओं को 3 वर्गों में बांटा गया था। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। और तीनों से धातुओं की प्राप्ति हम कैसे करते हैं, उसमें लंबा प्रोसेस, थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उसके लिए होता है। उसमें हमें कई प्रोसेस से कई प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं, जो पृथ्वी से हमें बड़े बड़े चट्टानों के रूप में अयस्क प्राप्त होते हैं, उसे तोड़ दिया जाता है छोटे टुकड़ों में, फिर ग्राइंडर में पीस लिया जाता है। चुम्बकीय पृथक्करण विधि, प्लेन प्लॉन विधि और कुछ हाथों से बीन करके अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है, जिसे हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं। फिर इसके बाद सांद्रित अयस्क को भर्जन और निस्तापन के द्वारा उनके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। भर्जन और निस्तापन हम पुनः दोहरा देते हैं कि जब धातु का अयस्क सल्फाइड के रूप में होता है तो भर्जन क्रिया का उपयोग किया जाता है, और जब धातु का ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क के रूप में होता है, धातु का अयस्क कार्बोनेट के रूप में होता है, तो हम निस्तापन का उपयोग करते हैं। भर्जन में क्या करते हैं कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और निस्तापन में क्या करते हैं कि वायु की वही क्रिया जो है वायु की अनुपस्थिति में की जाती है। भर्जन में सल्फाइड अयस्क लिए जाते हैं और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क लिए जाते हैं। तो ये जो प्राप्त ऑक्साइड होते हैं, इन्हें पुनः धातु में परिवर्तित करने के लिए हम कार्बन कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि का प्रयोग करके उनके ऑक्साइडों को धातु में परिवर्तित कर लेते हैं। और धातुएं जो इस प्रकार से हमें प्राप्त होती हैं, वह धातुएं पूर्णतः शुद्ध नहीं होती हैं। उन्हें शुद्ध करने के लिए हम विद्युत अपघटनी अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक विद्युत अपघट लिया जाता है और अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। शुद्ध धातु में कैथोड पर प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आपको संक्षारण पढ़ाया गया। संक्षारण में क्या है कि जब किसी धातु को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वायु में उपस्थित आर्द्रता नमी के कारण वे अपनी मौलिक चमक को खो देती हैं, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचने के लिए हम जो है धातुओं पे या तो तेल लगाते हैं, या तो ग्रीस लगाते हैं, या किसी दूसरी धातु की परत हम चढ़ा देते हैं, जिसे यसद लेपन गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। जैसे लोहे पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो ये क्रिया जो होती है वो यसद लेपन की होती है। और मिश्र धातुओं के विषय में हमने बताया था। मिश्र धातुएं 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो ये सब था। अब हम अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिसके विषय में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है आपकी किताब से, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन
अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसमें हम शार्ट में लिख रहे हैं, किताब से आप देख लेंगे प्रश्न को। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला है NaCl और कॉपर। दूसरा है MgCl2 और सिल्वर एल्युमिनियम। तीसरा है FeSO4 और सिल्वर। और चौथा है AgNO3 और कॉपर। ये प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसको हम आपको समझा देंगे। ये पूरा का पूरा प्रश्न जो है सक्रियता श्रेणी के आधारित है। और सक्रियता श्रेणी की विशेषता ये होती है कि अधिक क्रियाशील धातु ही कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से या उसके यौगिक से विस्थापित कर सकती है। तो ये अभिक्रिया जो है, और धातुओं की सक्रियता श्रेणी हमने लिखाया था आपको सबसे ऊपर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन होता है, फिर Cu होता है, फिर Hg होता है, Ag होता है, Au होता है। ये अधिक क्रियाशील धातु है और नीचे की धातुएं जो है वो कम क्रियाशील धातु। जब इधर की धातु जो है अगर ऊपर मिलेगी तब तो वो अभिक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखिए इस श्रेणी में Na है और यहाँ पे Cu है। Cu जो है Na के नीचे है तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। MgCl2 है, Al है, ये भी अभिक्रिया नहीं, क्योंकि Al जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसमें से ये सही होगा। देखिए Ag नीचे है और कॉपर ऊपर है, तो कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट से Cu को विस्थापित कर देगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। दूसरा प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन जो कढ़ाई होती है वो जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो पहला दिया है ग्रीस लगाकर। ग्रीस लगाएंगे तो कुछ दिन के लिए तो ये होगा कि वो जो है जंग से बचा रहेगा, लेकिन फिर खत्म हो जाएगा। पेंट भी लगाएंगे तो बचा रहेगा, लेकिन जब उसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे तो पेंट जो है वो छूट जाएगा। जिंक की परत चढ़ाकर, तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही है। जिंक की परत चढ़ा देंगे तो वह जंग से लोहे की फ्राइंग पैन बनी रहेगी। तो ये इसमें सी आंसर वो जो है सही होगा आपके लिए। तीसरा प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, तो आयनिक यौगिक जो है बनेगा इसमें। यह तत्व क्या हो सकता है? तो ऑक्सीजन से आयनिक यौगिक का निर्माण केवल कैल्शियम से होगा। तो तीसरे प्रश्न में पहला सही होगा, कैल्शियम। और हम चौथे प्रश्न पे आते हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यही सही होगा। टिन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए खाद्य पदार्थों को जो है उस पर टिन का लेप चढ़ाते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल या क्षार जो होंगे वो उससे जिंक अभिक्रिया कर लेगा और उसको हम खाएंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए फिट नहीं होगा, अनफिट होगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक का प्रयोग न करके हम टिन का प्रयोग करते हैं। ये 4 बहुविकल्पी प्रश्न थे, इसको आपको हमने पढ़ा दिया और अगले प्रश्नों को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।